गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम एमए प्रीवियस का 4th पेपर पढ़ रहे हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको एमए प्रीवियस के सिलेबस के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम लोक प्रशासन का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें लोक प्रशासन के अर्थ परिभाषा की हम बात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनना और वीडियो को देखकर आप नोट्स भी बना सकते हैं। साथ ही साथ इसको मैं हर चीज़ को समझाऊंगी जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। स्टूडेंट्स, लोक प्रशासन अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन का पर्यायवाची है। यह दो शब्दों लोक और प्रशासन से मिलकर बना है। लोक शब्द सार्वजनिकता का सूचक है तथा यह आम आदमी के लिए प्रशासन का मार्ग प्रशस्त करता है। लोक शब्द का प्रयोग सरकारी संस्था या गवर्नमेंट के प्रशासनिक कार्यों को परिलक्षित करता है। इसे हम जन प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन या सरकारी प्रशासन भी कह सकते हैं। लोक शब्द का प्रयोग इस विषय को सरकार के प्रशासनिक क्रियाकलापों तक सीमित कर देता है, क्योंकि राज्य ही एकमात्र ऐसा संगठन है जिसमें देश के अंदर रहने वाले समस्त व्यक्ति आ जाते हैं। अतः लोक प्रशासन से अर्थ मानवीय एवं भौतिक स्रोतों के शासन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक संगठन से है। लोक या जन शब्द सार्वजनिकता का सूचक है तथा यह आम नागरिक के लिए प्रशासन का द्वार खोलता है। जो प्रशासन आम लोगों के लिए हो वह लोक प्रशासन होता है। प्रशासन व्यक्तिगत और सार्वजनिक हो सकता है, लेकिन लोक प्रशासन कभी भी व्यक्तिगत नहीं होता है। सरकार द्वारा संपन्न क्रियाएं व्यापक, सार्वजनिक और लोकहित की होती है, इसलिए सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं लोक प्रशासन की परिभाषा की। तो लोक प्रशासन की जो परिभाषाएं हैं उसमें एल.डी. वाइट की परिभाषा जो है, तो वाइट कहते हैं लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है। वुड्रो विल्सन कहते हैं कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया है। पॉल एच. एपलबी ने बहुत छोटी परिभाषा लोक प्रशासन की दी है। वो कहते हैं नीति निर्माण ही लोक प्रशासन का सार है। हम जो परिभाषाएं मैंने आपको बताई है उनमें जो लोक प्रशासन की जिन्होंने परिभाषाएं प्रस्तुत की है विद्वानों में, उनमें काफ़ी ज़्यादा मतभेद हमें देखने को मिलते हैं। जो मतभेद हैं वो दो बातों पे है। उसमें पहला है, क्या प्रशासन किसी ध्येय से संबंधित समूची क्रियाओं के समूह को कहते हैं या प्रबंध की विशेष क्रिया को जो ध्येय से स्वतंत्र प्रयास करे सभी क्षेत्रों में दृष्टिगोचर होती है। दूसरा, क्या लोक प्रशासन सरकार की एकीकृत क्रियाविधियों का समानार्थक है या केवल कार्यपालिका अंग तक ही सीमित है। प्रोफेसर M.P. शर्मा ने लोक प्रशासन की परिभाषाओं को 4 श्रेणियों में बांटा है, जिसमें पहली जो श्रेणी है उसमें प्रशासन की प्रकृति की व्यापक परंतु लोक प्रशासन के विशेष क्षेत्र की सीमित व्याख्या करने वाली परिभाषाएं हैं, जिनमें वाइट द्वारा दी गई परिभाषा है। इसी श्रेणी में आने वाले सभी विचारक यह अनुभव करते हैं कि प्रशासन का संबंध केवल नीतियों के क्रियान्वयन से है। दूसरी श्रेणी में वे विचारक आते हैं जिन्होंने लोक प्रशासन की प्रकृति एवं क्षेत्र दोनों का ही संकुचित अर्थ में प्रयोग किया है। साइमन की परिभाषा इसी श्रेणी में आती है। तीसरी श्रेणी में ऐसी परिभाषाएं आती है जिन्होंने लोक प्रशासन की प्रकृति को संकुचित अर्थों में देखा है परंतु उसके क्षेत्र की व्यापकता को सराहा है। गुलिक की परिभाषा
इसी श्रेणी में आती है। और अंतिम श्रेणी में वे परिभाषाएं आती हैं जिन्होंने प्रकृति और क्षेत्र दोनों को ही विस्तृत अर्थों में स्वीकारा है, जिसमें हम डिमोक की परिभाषा को ले सकते हैं। तो इस प्रकार से लोक प्रशासन की परिभाषा को लेकर भी मतभेद है। अब हम बात करते हैं बच्चों प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर, क्योंकि जब हम लोक प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये अंतर पता होना चाहिए कि प्रशासन और लोक प्रशासन में क्या अंतर होता है। अगर हम इन दोनों के अंतर को देखें तो उसे हम 6 बिंदुओं में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला है प्रशासन एक सामान्य संदर्भ का शब्द है जिसका क्षेत्र व्यापक होता है, और लोक प्रशासन एक विशिष्ट संदर्भ का शब्द है जो सार्वजनिक नीतियों से संबंधित है, अतः इसका क्षेत्र सीमित या संकीर्ण है। दूसरा, प्रशासन का संबंध शासन के मुख्य कार्यों से है जो लोगों के माध्यम से कार्य करवाता है, और लोक प्रशासन दोहरे अर्थ वाला है। एक अर्थ में यह अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान का एक शैक्षणिक विषय है, जबकि दूसरे अर्थ में इसे एक क्रियाशील विज्ञान कहा जा सकता है। तीसरा, साधारणतया प्रशासन एक क्रिया और प्रक्रिया का द्योतक है। लोक प्रशासन का संबंध राष्ट्र की नीतियों के निर्माण और उनके क्रियान्वयन से है। चौथा जो है वह है प्रशासन एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है जो समुदाय, राज्य, राष्ट्र या सामाजिक संगठनों सभी में होती है। लोक प्रशासन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जो सरकारी क्रियाकलापों में होती है। इसमें व्यापक जनहितों को प्रभावित करने वाले प्रशासन सम्मिलित होते हैं। पांचवा जो अंतर है वह है प्रशासन वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामूहिक रूप से किया जाने वाला कार्य होता है। लोक प्रशासन राष्ट्र की नीतियों, लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को लोकहित में ध्यान रखते हुए सरकारी तथा प्रशासनिक संगठनों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक प्रयास होता है। और जो अंतिम अंतर है वह इस प्रकार है, प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों सम्मिलित होते हैं, जबकि लोक प्रशासन का संबंध केवल सार्वजनिक प्रशासन यानी सरकार से संबंधित जो प्रशासन होता है उससे होता है। अब बच्चों हम बात करते हैं लोक प्रशासन की प्रकृति की। तो लोक प्रशासन की प्रकृति के विश्लेषण के संबंध में 2 दृष्टिकोण प्रचलित है। इन्हें एकीकृत तथा प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहा जाता है। तो उसमें जो एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक हैं वह कहते हैं कि निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संपादित की जाने वाली प्रक्रियाओं का समग्रीकरण या योग ही प्रशासन है, चाहे वे क्रियाएं लेखन, प्रबंधन का, तकनीक संबंधी ही क्यों न हो। इस प्रकार उपक्रम अथवा उद्यम विशेष में कार्यरत संदेशवाहक, फोरमैन, चौकीदार, सफाई कर्मचारी तथा शासन के सचिवों एवं प्रबंधकों तक के कार्यों को प्रशासन की संज्ञा देते हैं। इस दृष्टिकोण में उपक्रम में कार्यरत छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों तक के कार्यों को प्रशासन का भाग माना जाता है। वाइट इसी दृष्टिकोण के समर्थक है। उन्होंने कहा है कि लोक प्रशासन उन सभी कृत्यों से मिलकर बना है जिनका प्रयोजन लोक नीति को पूरा करना या उसे लागू करना होता है। इसमें अनेक क्षेत्रों की विशेष क्रियाएं आ जाती है, जैसे पत्र वितरण, सार्वजनिक भूमि का विक्रय, संधि वार्ता, घायल कर्मचारी को क्षतिपूर्ति देना, संक्रामक रोग से बीमार बच्चों को अन्य व्यक्तियों के संपर्क से रोकना, उद्यान यानी अपने जो पार्क है से कूड़ा करकट हटाना, प्लूटोनियम का निर्माण, अणुशक्ति से नीति से संबंधित समस्त क्रियाएं आती है। वास्तव में लोक प्रशासन की प्रकृति जन सेवा से अधिक संबद्ध है, अतः एकीकृत दृष्टिकोण अधिक तर्क संगत प्रतीत होता है, जबकि दूसरा जो दृष्टिकोण है प्रबंधकीय दृष्टिकोण वो संकुचित है। केवल उन्हीं लोगों के कार्य को प्रशासन मानता है जो किसी उपक्रम के संबंधी केवल प्रबंधकीय कार्यों को संपन्न करते हैं। प्रबंधकीय कार्य का लक्ष्य उपक्रम की सभी संक्रियाओं
का एकत्रीकरण, नियंत्रण तथा समन्वयन करना होता है। यह प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण है। साइमन, स्मिथबर्ग तथा थॉमसन इस दृष्टिकोण के समर्थक है। उनके अनुसार प्रशासन शब्द अपने संकुचित अर्थ में आचरण के उन आदर्शों को प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं जो अनेक प्रकार के सहयोगी समूहों में समान रूप से पाए जाते हैं और जो न तो उस लक्ष्य विशेष पर ही आधारित है जिसकी प्राप्ति के लिए वे सहयोग कर रहे हैं और न उन विशेष औद्योगिक रीतियों पर ही अवलंबित है जो उन लक्ष्यों हेतु प्रयोग की जाती है। लूथर गुलिक जो विचारक हैं वह कहते हैं प्रशासन का संबंध कार्य पूरा किए जाने और निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति से होता है। जो दोनों दृष्टिकोण है बच्चों, उसमें जो मौलिक अंतर है वो इस प्रकार है। जैसे एकीकृत दृष्टिकोण को स्वीकार करने पर हमें किसी भी उद्यम में लगे सभी कर्मचारियों को प्रशासन के अंतर्गत मानना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त एक क्षेत्र का प्रशासन दूसरे क्षेत्र के प्रशासन से विषय वस्तु के कारण भिन्न होगा। जैसे शिक्षा के क्षेत्र का प्रशासन लोक निर्माण के क्षेत्र के प्रशासन से भिन्न होगा। प्रबंधकीय दृष्टिकोण की मान्यता है कि किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों एवं सामग्रियों का प्रयोग ही प्रशासन है। यह प्रबंध का विशेष योजना युक्त व्यवसाय है। प्रबंधक का कार्य संगठन करना तथा उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जन तथा साधन सामग्री का प्रयोग करना है। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि प्रशासन को प्रबंध की तकनीक ही मानना चाहिए क्योंकि सभी क्षेत्रों की क्रियाएं समान होती है। लूथर गुलिक ने इन तकनीकों का जो सारांश प्रस्तुत किया है, उन्होंने इसको पोस्टकार्ब शब्द दिया है, POSTCORB। प्रत्येक अक्षर एक भिन्न तकनीक का सूचक होता है। जैसे पोस्टकार्ब का जो अर्थ है उसमें P से तात्पर्य है प्लानिंग यानी योजना बनाना, O से तात्पर्य है ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठित करना, S से तात्पर्य है स्टाफिंग यानी कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति करना, D से तात्पर्य है डायरेक्शन यानी निर्देशन करना और CO यानी कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय करना, R से तात्पर्य है रिपोर्टिंग यानी प्रतिवेदन देना और अंत में B से तात्पर्य है बजटिंग यानी बजट अर्थात आय व्यय का प्रपत्र बनाना। दोनों दृष्टिकोणों में से किसी को भी पूर्णतः उपेक्षा नहीं कर सकते हम, विशेषकर आजकल जब सामान्य प्रशासक व विशेषज्ञ के बीच काफ़ी तनातनी होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशासन संदर्भात्मक है, प्रशासन किसी चीज़ के संदर्भ में ही अर्थपूर्ण है, यह शून्य में नहीं विराजता। इसी विचार को आगे बढ़ाकर वे कहते हैं कि बिना विषय ज्ञान के प्रशासन नहीं चल सकता। इस विचार में कुछ सार तो है ही। प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन अपने आप में एक भिन्न तथा पृथक क्रिया है। जो इन क्रियाओं को जानता है वह प्रशासन कर सकता है, विषय चाहे शिक्षा हो या कृषि। भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा के निर्माण के पीछे यही आधार रहा है। प्रशासन का अर्थ उस प्रसंग पर निर्भर करता है जिस संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया जाता है। डिमोक ने संक्षिप्त रूप में कहा है कि अध्ययन विषय के रूप में प्रशासन उन सरकारी प्रयत्नों के प्रत्येक पहलू की परीक्षा करता है जो कानून तथा लोक नीति को क्रियान्वित करने हेतु किए जाते हैं। एक प्रक्रिया के रूप में इसमें वे सभी प्रयत्न आ जाते हैं जो किसी संस्थान में अधिकार क्षेत्र प्राप्त करने से लेकर अंतिम ईंट रखने तक उठाए जाते हैं तथा व्यवसाय के रूप में प्रशासन किसी भी सार्वजनिक संस्थान के क्रियाकलापों का संगठन तथा संचालन करता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लोक प्रशासन के क्षेत्र की। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में लोक प्रशासन की परिभाषा पर के समान विद्वानों में मत ऐक्य का अभाव है। लोक प्रशासन चूँकि एक गतिशील और विकासशील विषय है
इसलिए इसे विद्वानों ने अलग अलग दृष्टिकोणों से देखा और समझा है। मतभेद इस बात को लेकर है कि सरकार के कौन कौन से अंगों का अध्ययन करना चाहिए। सरकार के अंग हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये आपको पहले से ही पता है। क्या लोक प्रशासन में शासन के तीनों अंगों का अध्ययन किया जाना चाहिए? इस प्रश्न पर जो विद्वान है, विचारक है, उनको काफ़ी ज़्यादा मतभेद है। कुछ विचारक कहते हैं कि सरकार के तीनों अंगों का संबंध लोक प्रशासन है, जबकि कुछ विचारक कहते हैं कि लोक प्रशासन का क्षेत्र कार्यपालिका तक ही सीमित है। W.F. फिलोपी ने इस मत को उद्धृत किया है कि सर्वथा उचित होगा कि राजनीति विज्ञान में प्रशासन का दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। व्यापक अर्थ में यह शब्द शासकीय मामलों के वास्तविक संचालन को व्यक्त करता है। अतएव शासन कोई विधायी शाखा के प्रशासन, न्याय व न्यायिक मामलों के प्रशासन या कार्यपालिका शक्ति के प्रशासन या कार्यपालिका शक्ति या शासन की प्रशासकीय शाखा के कार्यों का प्रशासन या सामान्य रूप में शासन के कार्यों के संचालन को लोक प्रशासन के अंतर्गत मानना सर्वथा उचित है। अपने संकीर्ण या जो संकुचित अर्थ है उसमें वह केवल प्रशासनिक शाखा की संक्रियाओं को ही व्यक्त करते हैं। हम भारतीय लोक प्रशासन की संकीर्ण परिभाषा को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका इतनी अधिक परस्पर निर्भर है एवं उनमें तीव्र व्यापक अंतर संबंध है कि लोक प्रशासन के व्यापक अर्थों में परिभाषा करना ही ठीक है। लोक प्रशासन का संबंध शासन की तीनों शाखाओं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका से है। अतः हम यहाँ पर जो लोक प्रशासन के क्षेत्र की बात करते हैं तो उसके लिए जो कुछ दृष्टिकोण प्रचलित है उनके बारे में हमारा जानना ज़्यादा जरूरी है। तो ये दृष्टिकोण 6 हैं। उसमें पहला है व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण के विचारक ये मानते हैं कि लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत सरकार के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका द्वारा संपादित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। इनके अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में वे सभी क्रियाकलाप आते हैं जिनका प्रयोजन लोक नीति को पूरा करने या लागू करना होता है। बच्चों, विलोबी, मार्क्स, वाइट तथा फेलिक्स निग्रो इस विचार के समर्थक है। वाइट और मार्क्स ने लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में उन सभी गतिविधियों को सम्मिलित किया है जो लोक नीति के क्रियान्वयन से संबंधित है। इस संबंध में निग्रो की व्याख्या काफ़ी व्यापक तथा विस्तृत है, क्योंकि उन्होंने अन्य बातों के अलावा लोक प्रशासन तथा सामाजिक राजनीतिक प्रणाली के परस्पर संबंधों को भी सम्मिलित कर लिया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार कार्यपालिका के समस्त कार्यों के अतिरिक्त विधायिका को उनके कार्यों संचालन हेतु कानूनों का प्रारूप तैयार करना, सदन संचालन करना आदि कार्य तथा न्यायपालिका के कार्य आवश्यक व्यवस्थाएं करना, जैसे वाद, याचिका दायर करना, साक्ष्य, गवाह उपलब्ध कराना आदि कार्यों को लोक प्रशासन के द्वारा ही किया जा सकता है। इस प्रकार के दृष्टिकोण के अनुसार डाकदार विभाग में पत्रों को छांटने और बांटने के काम से लेकर विभाग की नीति और प्रबंध के उच्चतम सभी कार्य प्रशासन में आ जाते हैं। दूसरा जो है दृष्टिकोण वह है संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण के मानने वाले विचारकों के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध शासन की केवल कार्यपालिका शाखा से है। इस दृष्टिकोण के समर्थक प्रशासन में संगठन के सभी कार्यों को सम्मिलित नहीं करते, केवल उन्हीं कार्य को सम्मिलित करते हैं जिनका संबंध प्रबंधकीय विधियों, तकनीकों और पद्धतियों से होता है, जो सभी संगठनों में समान रूप से पाए जाते हैं। साइमन कहते हैं कि लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखा द्वारा संपादित किया जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में केवल कार्यपालिका के संगठन, उसकी कार्य पद्धति तथा कार्य प्रणाली का ही अध्ययन किया जाता है। तीसरा जो दृष्टिकोण है वह है पोस्टकार्ड दृष्टिकोण। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। हर शब्द का जो 7 शब्द है उन सब का कुछ अर्थ है। तो जिसमें पहला है पोस्टकार्ड का P यानी प्लानिंग, योजना बनाना। नियोजन का अर्थ है कार्य करने से पूर्व उसकी रूपरेखा का निर्धारण करना। कोई कार्य करने से पहले ये आवश्यक है कि उसके संबंध में एक विस्तृत योजना बनाकर
इस बात पर विचार कर लिया जाए कि किए जाने वाले कार्य का उद्देश्य क्या है, उसके संबंध में अपनाई जाने वाली नीति क्या होगी और उसकी पूर्ति के साधन कौन कौन से होंगे। इन साधनों की पूर्ति किस प्रकार की जाएगी। इस प्रकार योजना के अंतर्गत उन समस्त बातों की रूपरेखा के संबंध में व्यापक रूप से विचार किया जाता है जिनसे निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति सरल हो जाती है। आजकल योजना की पूर्ति का विशेष महत्व है। इस प्रकार लोक प्रशासन के अंतर्गत योजना बनाकर लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।